हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको आज अपन करने जा रहे हैं पूरी इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू। जी हाँ, मैक्रो और इंडियन दोनों मिला के इन टोटल 50 ऐसे एमसीक्यू लाया हूं जो अगर कर लिए तो दो चीज होंगी। पहली चीज कि ये माना जाएगा कि तुम्हारा पूरा सिलेबस हो चुका है, कुछ भी और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, पेपर में इन्हीं में से आ रहे होंगे। तो चलो 20 नंबर की तैयारी पूरी कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। और शुरू करने से पहले बालको, पेपर वाले दिन सुबह 6 बजे अपना गेस्ट पेपर आ रहा है हर बार की तरह, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके नोटिफाई भी कर लेना। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, फटाफट करेंगे। 50 क्वेश्चन है हमारे पास, तो 25 मिनट में करते हैं, मतलब 30 सेकंड, दैट्स ऑल। चलिए शुरुआत करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट रेफर टू, सरकार के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? सेलिंग ऑफ इट फिक्स कैपिटल एसेट, सेलिंग ऑफ बिल्डिंग शेयर्स टू पब्लिक एंटरप्राइज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो भाई डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेलिंग ऑफ शेयर्स। हम जब शेयर बेचते हैं तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में डाल रहे होते हैं। अगला सवाल, अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस ऑफ फिक्स कैपिटल ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज, मतलब जो फिक्स कैपिटल पुराना हो जाता है बेसिकली, वो कौन सा लॉस है आपका? कैपिटल कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल लॉस है, इनकम लॉस है, नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा कैपिटल लॉस। बेटा ये डेप्रिसिएशन होता है, ये डेप्रिसिएशन होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन है। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल, डैश आर दोज पर्सन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री वेयर दे लिव एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। ये किसकी डेफिनेशन है? फॉरेन रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट, डोमेस्टिक रेजिडेंट, परमानेंट रेजिडेंट। तो करेक्ट आंसर होगा हु नॉर्मली रिसाइड्स इन अ कंट्री। तो करेक्ट आंसर वुड बी नॉर्मल रेजिडेंस। क्या होगा? नॉर्मल रेजिडेंस। अगला सवाल, इफ एनएफआईए इज पॉजिटिव, एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इफ एनएफआईए इज पॉजिटिव, एनएफआईए पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? सर एनएफआईए अगर पॉजिटिव है तो हमें माना जाएगा कि डोमेस्टिक इनकम कम है, नेशनल इनकम ज्यादा है, तो एनडीपीएफसी इज लेस देन एनएनपीएफसी। एनडीपीएफसी क्या है? एनएनपीएफसी से कम है। अगला सवाल, if an economy, if in an economy the value of NFIA is 200, NFIA की वैल्यू अगर 200 है, एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की गिवन है 40, तो फ्रॉम अब्रॉड कितनी होगी? चलो बताओ कितनी? 160। करेक्ट आंसर होगा 240। कैसे आया सर? NFIA क्या होता है? फ्रॉम माइनस टू। ये गिवन है 200, फ्रॉम पता नहीं है, टू गिवन है 40, ये 40 इधर गया, 200 प्लस 40 240। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। इनमें से क्या ऑपरेटिंग सरप्लस का कंपोनेंट नहीं है? तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। क्या नहीं आता? इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं आता है। बाय कौन सा मेथड है? इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अगला सवाल, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड, डिमांड डिपॉजिट में क्या इंक्लूड होता है सर? सेविंग और करंट अकाउंट, सेविंग और फिक्स अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फिक्स अकाउंट। फिक्स तो होता ही नहीं है, तो बेसिकली सेविंग एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट। अगला सवाल, इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगी? बताओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की सेंट्रल बैंक क्या करेगी? सीआरआर कम करेगी, इंक्रीज करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंक्रीज बैंक रेट। देखो सीधी सी बात है, सरकार को जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने हैं तो लोन इजी करेगी, यानी रिड्यूस सीआरआर। रिड्यूस सीआरआर, बाकी सब देखो इंक्रीज है, एक ही है डिक्रीज। ठीक है ना। चलिए, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रेशो, और तुम्हारा बैंक रेट। क्या नहीं होता? मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ये होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, बाकी सब होते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अगला सवाल, if MPS is 0.25 and initial change in investment डेल आई 250 है, तो इनकम में चेंज क्या होगा? बताओ। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगेगा। MPSC हो गया 4 4 4 4 250 4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका, पहले मैं क्या सॉल्व करा देता हूँ। K इज इक्वल टू 1/MPS, 1/0.25, पॉइंट हटाया, ऊपर 4, K की वैल्यू आ गई 4।
4 डेल वाई इज इक्वल टू 4 इंटू डेल आई, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू डेल आई है 250, दैट इज इक्वल टू 1000। देख लो जिनको नहीं समझ आया, सिंपल है। ठीक है, एमपीएस गिवन था तो मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाली, मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल के उसको डेल वाई की वैल्यू निकाल ली। अगला सवाल, इन केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव वर नॉट ट्रू। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, यानी कि हमने सोचा था इतना होगा, इतना नहीं हुआ है, यानी कि रिसोर्सेज हमने पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करे। एडी इक्वल टू एस तो हो जाएगा महंगाई कम करके। एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये भी सही है। रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली, अरे बिल्कुल सिंपल, क्या क्या फॉल्स है, तो सीधी सी बात है भैया, रिसोर्सेज पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हुए। देखो ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये कह रहा है नॉट फुल्ली, ये कह रहा है फुल्ली, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, या तो नॉट फुल्ली होगा या फुल्ली होगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो फुल्ली गलत है, नॉट फुल्ली सही है। ठीक है, मतलब आंसर तुम्हारा ये, इसने पूछा ना नॉट इनकरेक्ट कौन सा है। हाँ, डिजायर्ड सेविंग ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर में डिजायर्ड सेविंग को क्या कहते हैं? देखो, प्लान्ड या डिजायर्ड को कहते हैं एक्सेंट और एक्चुअल को कहते हैं एक्सपोस्ट, तो ये है एक्सेंट सेविंग यानी कि ए। 13वां, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? y इक्वल टू एस, एस इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू सी, बोथ बी एंड सी। तो देखो भाई, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब सेविंग इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो सही हो गया, और सेविंग इक्वल टू जीरो होता है तब y इक्वल टू सी हो जाता है, यानी कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन भी हो जाता है, दोनों सही हैं। करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी एंड सी। 14th, the gap by which the actual aggregate demand exceed the aggregate demand to establish full employment equilibrium, वो गैप जिससे एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज्यादा निकल गई है, ये वाला गैप, इसको क्या कहते हैं? ये एडी एक्चुअल है, ये एडी प्लैंड है। हाँ भाई, इस गैप को क्या कहते हैं सर? ये ज्यादा निकल गई ना एक्चुअल वाली, तो उसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। चलिए अगला सवाल 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, नेचुरल रेट का मतलब वही होता है, इनवॉलेंट्री नहीं हो। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स नेगेटिव अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं कि ये तो गलत ही है। अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स जीरो, ठीक है। देखो ये तीन तो गलत है, ए, सी और डी, ये तीन तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वही इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट या फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को हटाकर। तो कई जगह एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो, जवाब आ जाता है। अगला सवाल, एल्जेब्रिक रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, फॉर्मूला बताओ। बहुत सिंपल है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अगला सवाल, इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.75, तो बाय डिफॉल्ट एमपीएस लिख देता हूं मैं 0.25, एंड बाय डिफॉल्ट k इज इक्वल टू 4 लिख देते हैं। अभी पिछले किया है ना अपने को, k इज इक्वल टू 1/MPS, 4 आ जाएगा। आगे बढ़, नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 300 करोड़, डेल वाई दे रखा है 300, अपने को निकालना है डेल आई। अब उल्टा हो गया क्वेश्चन, सेम टू सेम, डेल वाई बाय डेल आई, तो डेल आई इज इक्वल टू डेल वाई बाय 4। डेल वाई कितना है? 300 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 75 करोड़। डी इज द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन था पिछले, वाई निकालना था, इस बार आई निकालना है। 18, व्हेन प्लान्ड सेविंग इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड सेविंग इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो नेशनल इनकम फॉल, नो चेंज, लाइकली टू राइज, यार ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो नेशनल इनकम भविष्य में बढ़ रही होगी। अगला सवाल, विच आर द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट इंक्रीजेस द लाइबिलिटी, किससे लाइबिलिटी बढ़ती है? यानी देखो, लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब है कैपिटल रिसिप्ट, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है। देखो ये तो रेवेन्यू है, ये कैपिटल रिसिप्ट तो है, पर इससे एसेट कम हो रहा है, इससे बढ़ती है लाइबिलिटी।
ये भी रेवेन्यू है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, बोरोइंग। ठीक है जी। अगला सवाल, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, प्राइमरी प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। देखो ये दोनों एक दूसरे की फिर पूरक आ गए, एक माइनस है एक प्लस है, हो सकता है इनमें से आंसर टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग नहीं लिखा हुआ। देखो ऊपर प्राइमरी है ना, तो प्राइमरी का फॉर्मूला एक बार देखते हैं, देखो उससे आंसर आ सकता है। फिस्कल माइनस इंटरेस्ट, ये इधर चला गया, आंसर आ गया। फिस्कल इज इक्वल टू प्राइमरी प्लस इंटरेस्ट, ये हो गया आपका सही उत्तर, यानी कि बी। हाँ भैया, 20 सवाल हो गए सर, बहुत ज्यादा जल्दी भागे आप। तो यार देखो देखो दोस्ती समझना, अब है ना तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, और मैं अगर बहुत आराम से देखो ऐसे, ये डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट एमसीक्यू है, 20 में से करीब 13 या 12 एमसीक्यू तुम्हारे ऐसे ही आएंगे, है ना, बाकी 8 के लिए अपन कॉम्पिटेंसी कर चुके ऑलरेडी। ठीक है ना। तो अब अगर मैं बहुत धीरे धीरे कराऊंगा ना, तो तुमको भी तुम्हारा समय व्यर्थ होगा यार, मैं नहीं चाहता तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। फटाफट करो, स्पीड में करो, खत्म करो। ठीक है ना, 20 हो गए, 30 और बाकी है, लेट्स डू इट। चलो 21, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? कॉर्पोरेट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कौन सा है? अरे कॉर्पोरेट टैक्स है भैया, डायरेक्ट सरकार लगाती है 20%। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स 20%। व्हेन द एक्सचेंज रेट राइजेस ड्यू टू मैनेज फ्लोटिंग, जब एक्सचेंज रेट जो है मैनेज फ्लोटिंग से राइज करती है, मतलब मार्केट की वजह से राइज करती है, उसको क्या बोलते हैं? मतलब बेसिकली वैल्यू बढ़ रही है तो उसको क्या बोलेंगे? डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन। अरे बढ़ रही है तो एप्रिसिएशन इज दी करेक्ट आंसर। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय इन अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इनमें से कौन से फंक्शन जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में परफॉर्म किए जाते हैं? ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन, या ऑल ऑफ द अबोव? बोलो। ऑल ऑफ द अबोव सही सारे। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी लगा दो, करेक्ट आंसर बी। सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, बोझ से कुछ नहीं होता, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। 26, इनविजिबल बैलेंसेस, बैलेंस रेफर्स टू, देखो इसमें भी पहले देखते हैं क्या है। ट्रेड इनविजिबल है ना, ठीक है, करेक्ट आंसर सी है। देखो ये इनविजिबल, ये तो विजिबल ट्रेड हो गया, ट्रेड बैलेंस ये भी विजिबल हो गया, एक्सपोर्ट ये भी विजिबल हो गया, ये तीनों विजिबल के हैं, इसी में बस इनविजिबल है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। तो वो बी क्या, सी सॉरी, इनविजिबल ट्रेड। ये रहा अगला सवाल, इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज, ठीक है, टी, ये गलती से लिख दिया ना, टी, टी भी कुछ नहीं है। अच्छा वो रुपीस का लोगो होगा, वो क्या कहते हैं, टी बन गया होगा। करो भाई करो, तुम करो, मैं जब तक कलाकारी कर रहा हूँ, कह रहा हूँ ना सॉल्व करने का टाइम नहीं देता, लियो दे दिया। हाँ, बीओटी माइनस 600 करोड़, एक्सपोर्ट है 500 करोड़, तो बीओटी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू माइनस 600। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट कितना है? 500 माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू माइनस 600, तो इंपोर्ट इज इक्वल टू माइनस 600 माइनस 500 माइनस 1100, माइनस से माइनस गया, इंपोर्ट इज इक्वल टू 1100 करोड़ है, सी होना चाहिए आंसर। सी है, क्या बात है, सी है। अगला सवाल, सरप्लस बीओपी ऑकर्स व्हेन, ऑब्वियस सी बात है, सरप्लस बीओपी कब होता है? रिसिप्ट इज इक्वल टू पेमेंट, नहीं, रिसिप्ट इज ग्रेटर देन पेमेंट, रिसिप्ट लेस देन, क्या होगा सर? रिसिप्ट इज ग्रेटर देन पेमेंट, बी इज दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, हु एस्टिमेट नेशनल इनकम, हुज एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम इज कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट, किसकी जो थी वो सिग्निफिकेंट मानी गई थी? तो भैया सब जानते हैं, इसका सही उत्तर है वी के आर वी राव, वी के आर वी राव की जो नेशनल इनकम है उसके एस्टिमेशन को सिग्निफिकेंट माना गया है। हम आ चुके हैं इंडियन इकोनॉमी पे। अगला सवाल, फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड ऑफ द फैमिली, बेसिक नीड के लिए जो फार्मिंग होती है उसको क्या कहते हैं? स्टेगनेंट, सब्सिस्टेंस, कमर्शियल, ऑब्वियस सी बात है सर, बेसिक नीड के लिए है, तो
बी होना चाहिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि जिंदगी जीने के लिए की गई फार्मिंग। इंडिया एंटर्ड द डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर द ईयर 1921। कौन से स्टेज में भारत आ गया था 1921 के बाद? सर सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर भारत आ गया था। अगला सवाल, व्हेन डज प्लानिंग कमीशन सेटअप इन इंडिया? 1952, 50, 64 या 75? कब सेटअप हुआ था प्लानिंग कमीशन? सर बहुत आसान है, तो 1950 के अंदर 1950। इन विच ईयर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड? देखो दो हुए थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, एक 1947 में हुआ था, पर चारों ऑप्शन में 47 के 49 में हुआ था, दोनों चारों ऑप्शन में 1949 नहीं है। तो अपन जो मेन वाला है ना, जो सेकंड टाइम हुआ था, उसका आपको ईयर बताना है। 56, 50, 65, 53? हाँ भाई 1956 आईपीआर। और इसी के तहत अगला सवाल भी आ रहा होगा, इंडस्ट्रीज आर कैटेगराइज्ड इनटू डैश कैटेगरी इन आईपीआर? कितनी कैटेगरीज के अंदर, कितने शेड्यूल्स के अंदर इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया था? तो सर करेक्ट आंसर होगा अगेन बी, 3 कैटेगरीज, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी के अंदर इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज किया गया था। चलिए अगला सवाल करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन? इनमें से क्या प्राइवेटाइजेशन के अंदर नहीं आता है? हाँ भाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर, परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल शेयर बाय गवर्नमेंट है। देखो गवर्नमेंट ने खरीदे हैं शेयर, प्राइवेटाइजेशन में तो गवर्नमेंट बेचती है, ये तो सरकार ने खरीद ली, तो करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल शेयर बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ने खरीदे हैं, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंतर्गत आता है? अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सही है, डी रिजर्वेशन ये भी आता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक ये भी आता है, तीनों आते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबोव। चलिए अगला सवाल, लिबरलाइजेशन इंप्लाइज, लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है? ग्रेटर रोल टू पब्लिक सेक्टर नहीं, फ्री इकोनॉमी विथ नो कंट्रोल नहीं, रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल। हाँ, ये रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार के तरफ से जो कंट्रोल हो रहा है उसको कम करने को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस इज लिबरलाइजेशन, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। 37, the stock of skill and expertise of a nation at a point of time? आपकी स्किल और एक्सपर्टीज को क्या कहते हैं? भैया हमारी है, तो ह्यूमन कैपिटल इज दी करेक्ट आंसर। अबे कितने बी लगा रखे हैं इन्होंने, पिछला ही बी था ना, इससे पिछला नहीं, सिमिलर डी था। चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज इन डिजाइनिंग टेक्स्ट मटेरियल टू अप टू द सीनियर सेकेंडरी लेवल? अच्छा, तुमको कौन देगा टेस्ट मटेरियल है, ठीक है। हाँ भाई कौन टेक्स्ट है? हाँ टेक्स्ट ही है, टेस्ट लिख दो तो भी सही है। कौन बना रहा भैया? तो भैया हमारा स्वभाव है, हमारे को तो किताबें पढ़नी पड़ती है ना, वो एनसीईआरटी की ही पढ़नी पड़ती है, टेक्निकल के लिए है ये कॉलेजेस के लिए है। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमर्जिंग चैलेंज रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया? इनमें से कौन सा गांव के लिए अभी इमर्ज होने वाला चैलेंज है, जो अब हो रहा है? प्रोविजन ऑफ क्रेडिट होके निकल गया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग होके निकल गया, इरिगेशन होके निकल गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी आया है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑर्गेनिक फार्मिंग। 40वां सवाल, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या इंश्योर करती है? बोलो। डी, ऑल ऑफ द अबव। रैपिड एंड टाइमली फ्लो, एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर, स्प्रेड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, तीनों ही दे रही है, तो ऑल ऑफ द अबव सही हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज? कौन सा नॉन इंस्टीट्यूशनल है? हाँ भैया, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्टीट्यूशनल है, कमर्शियल बैंक इंस्टीट्यूशनल है, रीजनल रूरल बैंक इंस्टीट्यूशनल है, मनी लेंडर्स ही इंस्टीट्यूशनल नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, मनी लेंडर्स। अगला सवाल, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर? कौन से प्रकार का बेरोजगारी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है? सिंपल सवाल, इससे आसान नहीं हो सकता सर। प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है? इंग्लिश में बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगला सवाल, द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स इज लोअर इन अर्बन एरियाज बिकॉज? महिलाएं जो हैं वो शहरों में कम काम करती हैं, क्यों?
क्योंकि फीमेल एजुकेशन इन इंडिया स्टिल अ फार क्राई, मतलब बहुत दूर है। फीमेल इन अर्बन एरिया डज नॉट प्रेफर टू टेक जॉब, नहीं नहीं, ये गलत है, ये तो है ही नहीं। वर्क फॉर वुमेन इज गवर्न बाय फैमिली डिसीजन, ये भी सही हो सकता है। चलो ठीक है, एएनसी दोनों है, तो करेक्ट आंसर यही होगा। बोथ एएनसी, ए भी है सी भी है। नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड इज इक्वल टू, बोलो। बेरोजगार लोग कितने हैं कैसे पता लगाएंगे? लेबर फोर्स यानी टोटल लोग कितने हैं, इनमें से वर्क फोर्स काम कितने कर रहे हैं। भाई टोटल 100 हैं, जिनमें से 30 काम कर रहे हैं, तो 70 बेरोजगार हो गए। तो करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है। एन इंक्रीज इन रियल इनकम अलॉन्ग विथ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, रियल इनकम लोगों की जब बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नन ऑफ द अबव। विथ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सही है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ओवर द पीरियड टाइम होता तो ग्रोथ लिख देते हैं। इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, सेक्टर वाइज जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज रिलाइंग मोर ऑन, चाइना की इकोनॉमी किस पे डिपेंड ज्यादा कर रही है? तो बिना पढ़े भी आप दे सकते हो सर, चाइना में सिर्फ एक ही चीज लगती है, फैक्ट्रियां। तो करेक्ट आंसर होगा बी अगेन, सेकेंडरी सेक्टर। कितने भी है भाई? ठीक है, अगला 47। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द कंट्री, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट। चाइना 0.6, इंडिया 1.1 एंड पाकिस्तान विद द हाईएस्ट ऑफ 2% ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर ईयर। 48। जीएलएफ विद रिस्पेक्ट टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज रेफर टू, जीएलएफ का फुल फॉर्म जाइंट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीड फोरम, ग्रेट लीप फॉरवर्ड या जाइंट लीड फोरम। तो करेक्ट आंसर है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसमें इंडस्ट्री सेटअप करने पे फोकस किया गया था। चलिए अगला सवाल। आफ्टर इंडिपेंडेंस बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान रिलाइड अपॉन, भारत और पाकिस्तान किस पे रिलाई किया? मिक्स इकोनॉमी पे, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म या फ्री इकोनॉमी? फ्री तो था ही नहीं दुनिया में कहीं। तो करेक्ट आंसर होगा हम अभी भी मिक्स इकोनॉमी पे ही फोकस कर रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन चाइना टुक प्लेस इन द ईयर, ग्रेट लीप फॉरवर्ड चाइना में कब आया था, कौन से साल में आया था? 1958, 1980, 88 या 91? 88 में पाकिस्तान का रिवॉल्व वो आए थे, 91 में भारत का आया था, 1980 में ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। तो 1958 इज द करेक्ट आंसर फॉर ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है जी, सब बालकों ये अपने पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। मेरे को एक बार टाइम देखने दो कितना, 23 मिनट में अपन ने 50 क्वेश्चन निपटा लिए। देखो जल्दी कराने का मेन मोटिव यही था कि आप फटाफट, मतलब फास्ट ट्रैक आपका रिवीजन हो जाए, वो जरूरी है ना। व्यूज, टाइम और ये सब चीजें तो बाद में आ जाएंगी, पहले फास्ट ट्रैक रिवीजन जरूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे गेस्ट पेपर के दिन, और बाकी चीजें भी आ रही है, टेंशन मत लो। तब तक के लिए नमस्कार।